रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत अच्छी बात कही। अमीर हो या गरीब, पैसों की प्रॉब्लम तो सबको होती है। गरीबों के पास ज्यादा पैसे ना होने की प्रॉब्लम होती है, अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसे होने की प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन यहाँ पर है, आप कौन सा मनी प्रॉब्लम चाहते हो। ऑथर की वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू में उन्होंने 5 फाइनेंशियल आईक्यूज के बारे में डिस्कस किया है, जिन्हें फॉलो करके आप भी ऑथर की तरह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गेन कर सकते हो। नंबर 1 फाइनेंशियल आईक्यू है मेकिंग मोर मनी। 4 साल यूएस मर्चेंट मैरिन एकेडमी में पढ़ने के बाद 1969 में ऑथर वहां से ग्रेजुएट हुए और उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया में जॉब मिल गया, जहां उनका काम था ऑयल टैंकर्स को कैलिफोर्निया, हवाई, अलास्का एंड तहीती के बीच में सेलिंग करना, मतलब शिप से यहाँ से वहाँ ले जाना। ऑथर कहते हैं ये बहुत ही अच्छी जॉब थी एक 22 साल के लड़के के लिए जो अभी अभी स्कूल से निकला हो, क्योंकि यह उन्हें $47,000 का पैकेज लगा था, जो आज के टाइम में $140,000 होता है, और यह उन्हें सिर्फ 7 महीने काम करने होता और बाकी 5 महीने पूरी छुट्टी रहती। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी करियर ऑप्शन थी ऑथर के लिए। पर फिर भी 4 महीने बाद उन्होंने इस हाई पेइंग जॉब से रिजाइन कर दिया और मैरिन क्रॉप्स में ज्वाइन हो गए वियतनाम वॉर लड़ने के लिए। ऑथर अपने देश की सेवा करना चाहते थे एंड एक देश प्रेमी कंपनी के रूप में स्टैंडर्ड ऑयल ने ऑथर की बात समझी और उन्हें जाने दिया, और ऑथर को यह भी बोला गया वो फिर से ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो वॉर से जिंदा लौटे तो। ऑथर को अपने जान गंवाने का डर ज्यादा नहीं था। उन्हें यह जानकर खराब लगा था कि मैरिन क्रॉप्स में एक सेकेंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में उन्हें $2400 साल का मिलेगा, जो उनकी सिर्फ 2 हफ्तों की कमाई थी स्टैंडर्ड ऑयल में, प्लस 5 महीने की पूरी छुट्टी थी वहाँ। तो देखा जाए तो उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया था। 1969 के अक्टूबर में ऑथर ने फ्लाइट स्कूल ज्वाइन किया और 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें वियतनाम शिफ्ट कर दिया गया। फिर 5 साल तक मैरिन क्रॉप्स में काम करने के बाद उन्हें पूरे ऑनर के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी ऑथर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1, मेकिंग मोर मनी, क्योंकि मैरिन क्रॉप्स में उन्हें जो पेचेक मिलता था उसमें से टैक्स कटने के बाद वो ना के बराबर पैसे होते थे। एंड अभी 27 साल की उम्र में ऑथर के पास 2 बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं जिनमें वो फिर से जा सकते हैं। पहला तो वो अपनी फर्स्ट जॉब स्टैंडर्ड ऑयल में ही ज्वाइन कर सकते हैं, जहां उन्हें अभी $60,000 मिलेगा, या दूसरा वो किसी एयरलाइन में ज्वाइन हो सकते हैं एज अ पायलट। ऑथर के काफ़ी सारे दोस्त जो उनके साथ ही वॉर में मैरिन पायलट्स थे, उन सबको ही किसी न किसी एयरलाइन में जॉब मिल गई, जहां स्टार्टिंग सैलरी पैकेज था $30,000। तो ऑथर ये भी कर सकते थे, पर उन्होंने ये सब छोड़ के जेरोक्स कॉर्पोरेशन में जॉब करने का सोचा, जहां उन्हें सिर्फ $720 मंथली सैलरी मिलेगा। ऑथर के दोस्त और परिवार के लोग सोच रहे थे ऑथर वॉर से आने के बाद पागल हो गए हैं। आपको भी शायद लग रहा होगा ऑथर जब अभी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो वो इतनी कम सैलरी की जॉब क्यों कर रहे हैं। वेल, इसका आंसर आपको बुक के मेन आइडिया में ही मिल जाएगा, जो है इंक्रीजिंग फाइनेंशियल आईक्यू। ऑथर जेरोक्स कॉर्पोरेशन में घुसे थे अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, स्पेशली नंबर 1 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था उनके लिए पैसे कमाने का बेस्ट तरीका हो सकता है एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, न कि पायलट या शिप ऑफिसर के रूप में। और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उन्हें सेल्स स्किल चाहिए थे, लोगों को चीज़ें बेचना आना चाहिए था। पर ऑथर बहुत शाई थे, वो रिजेक्शन से डरते थे, इसलिए वो एक सेल्समैन बनना चाहते थे ताकि वो चीजें सेल करना सीख सके। एंड जेरोक्स कॉर्पोरेशन अपने एम्प्लॉइज को बेस्ट सेल्स ट्रेनिंग देता था। उन्हें सेल्स पर्सन चाहिए थे, ऑथर को सेल्स सीखना था, इसलिए ये काफी अच्छी डील थी दोनों के लिए ही, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऑथर जेरोक्स में घुसे, HR मैनेजर ने फट से उन्हें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हेडक्वार्टर वर्जीनिया में भेज दिया। ऑथर की सेल्स ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। उसके बाद 4 साल, मतलब 1974 से लेकर 1978 ऑथर के लिए काफ़ी हार्ड थे। पहले 2 साल में तो वो बहुत बार सिर्फ फायर्ड होते होते बच गए। वो सेल्स नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से सिर्फ उनकी जॉब ही जाने वाली नहीं थी, बल्कि वो एक भी पैसा भी नहीं कमा पा रहे थे। पर ऑथर का एक गोल था कि उन्हें टॉप सेल्समैन बनना है होनोलुलु सिटी के जेरोक्स ब्रांच का। इसलिए ऑथर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल पे अड़े रहे, और 2 साल के बाद उनकी ट्रेनिंग एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस काम आने लगी। ऑथर ने अपना गोल अचीव किया, वो टॉप सेल्स पर्सन बने होनोलुलु ब्रांच के। उन्होंने अपने शाइनेस और रिजेक्शन हेट करने का प्रॉब्लम सॉल्व किया, साथ साथ सेल करना भी सीख लिया, और उससे भी अच्छी बात, ऑथर ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जितना वो कभी भी कमा नहीं पाते एक शिप ऑफिसर या पायलट के रूप में। एंड ये सब हो पाया क्योंकि ऑथर अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते थे।
अगर वो अपने शाइनेस के प्रॉब्लम को अवॉइड करके बाकी लोगों की तरह ही वॉर से लौटकर जॉब में सेटल हो जाते तो उन्हें ये सब नहीं मिलता। ऑथर ने अपने जेरोक्स कॉर्पोरेशन के जॉब से एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। सॉल्विंग द प्रॉब्लम वॉज द पाथ टू वेल्थ। इसके बाद ऑथर ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका गोल अचीव हो गया था। अभी वो लग गए अपने नेक्स्ट चैलेंज में, जो था खुद का बिजनेस बिल्ड करना। एंड किसी भी बिजनेस में सबसे पहला प्रॉब्लम होता है वही फाइनेंशियल IQ नंबर 1, मेकिंग मोर मनी। एंड अभी क्योंकि ऑथर के पास पैसे आने का सोर्स नहीं बचा, इसलिए उन्हें फाइनेंशियल IQ नंबर 1 बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। ऑथर की प्रीवियस बुक बिफोर यू क्विट योर जॉब में उन्होंने अपने फर्स्ट मेजर बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने बताया कैसे उनका बिजनेस सिर्फ 1 साल के अंदर ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुआ, जिसने ऑथर को मिलियनर बना दिया, फिर सडनली फेल हो गया। ऑथर के इस बिजनेस ने ही मार्केट में पहली बार नायलॉन वॉलेट लाया था। बिजनेस के फेल हो जाने के बाद ऑथर बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगी। वो सब कुछ छोड़ के दूर भाग जाना चाहते थे। उनके सर पर बहुत बड़ा लोन था। ये उनके लाइफ के आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था जो वो फेस करना नहीं चाहते थे। तब फिर रिच डैड ने ऑथर को इनकरेज किया ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए, बजाय इससे दूर भागे या बैंकरप्सी डिक्लेयर करके। उन्होंने ऑथर को कहा, अगर तुम ये मेसी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ा देगा। ये ऑथर के लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस था। हाँ, ये काफ़ी पेनफुल भी था क्योंकि बिजनेस को फिर से रीबिल्ड करने में और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ऑथर को कुछ साल लगे, पर ये उनके लिए किसी भी बिजनेस स्कूल के कोर्स से ज़्यादा वैल्यूएबल था। ऑथर ने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में सारे 5 फाइनेंशियल IQ सीखे। अभी ऑथर एक फाइनेंशियली स्मार्टर एंटरप्रेन्योर बन गए थे। 1981 में जब ऑथर अपना बिजनेस रीबिल्ड कर रहे थे, तब उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि पहले तक वो सिर्फ लौते अकेले एक नायलॉन वॉलेट मेकर थे, पर अभी उनको देख के और भी काफ़ी सारे वॉलेट मेकर मार्केट में आ गए हैं जो ऑथर का सेम प्रोडक्ट ही $1 में सेल कर रहे हैं, जिसे ऑथर $10 रिटेल प्राइस में बेचते थे। कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया के नायलॉन वॉलेट्स पूरे वर्ल्ड मार्केट में फैल गए एंड ये एक कमोडिटी बन गई। और कमोडिटीज़ लोग हमेशा सबसे लोएस्ट प्राइस प्रोड्यूसर से ही लेना पसंद करते हैं। तो इस सिचुएशन में ऑथर को एक मार्केट नीश चाहिए था ताकि वो अपना कमोडिटी लोगों को बेच सके। एंड ये अपॉर्चुनिटी ऑथर को मिली रॉक एंड रोल बिजनेस के रूप में। उन्होंने अपने वॉलेट को यूनिक बनाया, उसमें रॉक बैंड्स के नाम छपवा के। जल्दी वो वैन एलन, जूडस प्राइस्ट, आयरन माइडन जैसे रॉक बैंड्स के नाम इस्तेमाल करने लगे। और क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लीगली लाइसेंस कर लिया था, इसलिए वो उन्हें फिर से $10 में बेच पाए। हाँ, मगर इस बार उन्हें रॉक बैंड्स को भी रॉयल्टी देना पड़ता था, पर एक लीगली लाइसेंस प्रोडक्ट होने की वजह से अब वो फिर से उन्हें पूरे अमेरिका और वर्ल्ड के बाकी रिटेलर्स के पास बेच पाए। ऑथर का बिजनेस फिर से बूम अप हो गया। जैसा रिच डैड ने कहा था, ऑथर ने वही किया, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व किए, जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑथर के सामने आया पायरेट्स के रूप में। पायरेट्स मतलब कॉम्पिटिटर्स, जिन्होंने ऑथर का ओरिजिनल नायलॉन वॉलेट कॉपी किया था, इस बार ऑथर का मार्केट नीश भी कॉपी करने लगे। सेम रॉक बैंड के नेम्स अपने वॉलेट पर यूज किया और फिर से उन्हें कम दाम पर बेचा। पर फर्क सिर्फ इतना था, वो लोग रॉक बैंड्स को रॉयल्टी नहीं देते थे। कुछ महीने तक इन पायरेट्स के साथ कोर्ट पे केस लड़के ऑथर समझ गए थे इस प्रोसेस में सिर्फ एक ही आदमी अमीर हो रहा है, वो है ऑथर के अटॉर्नीज, जो ऑथर से बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहे हैं केस लड़ते रहने के लिए। पर ऑथर के कंपटीटर्स उनके अटॉर्नीज से बहुत ज़्यादा चालाक थे, इसलिए ऑथर समझ गए इनसे और लड़के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑथर सिर्फ पैसे गंवा रहे हैं जहां उनके अटॉर्नीज को खूब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इस सिचुएशन में ऑथर ने और एक वैल्यूएबल लेसन जानी बिजनेस और मनी की, जो है फाइनेंशियल IQ नंबर 2, प्रोटेक्टिंग योर मनी। इसलिए उन्होंने अपने अटॉर्नीज को निकाल दिया। फाइनेंशियल IQ नंबर 2 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एक कहावत है, इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। ऑथर ने भी वही किया। बहुत सारे पैसे लॉस करने के बाद अभी ऑथर ने पायरेट्स के साथ ज्वाइन होना ही सही समझा, इसलिए वो कोरिया, ताइवान और इंडोनेशिया गए और उनके कॉम्पिटिटर्स को लाइसेंस कर दिया ताकि वो ऑथर के लिए ऑथर के ओरिजिनल वॉलेट्स बना सके। 1994 में फिर वो दोनों रिटायर हो गए, काफ़ी ज़्यादा पैसिव इनकम के साथ, जो उनके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आ रहा था। पर रिटायर होने के कुछ समय बाद ऑथर बोर हो गए
क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर है एंड उन्हें हमेशा कुछ नया करना है। इसलिए 2 साल के शॉर्ट रिटायरमेंट के बाद 1996 में ऑथर ने अपना बोर्ड गेम कैश फ्लो लॉन्च किया एंड 1997 में एक सेल्फ पब्लिश्ड बुक के रूप में पहली बार रिच डैड पुअर डैड बुक पब्लिश हुआ। फिर मिड 2000 में ओपरा विनफ्रे ने अपने शो पर ऑथर को बुलाया। What do the rich teach their children about money that the poor and middle class do not? Robert Kiyosaki teaches people to be millionaires. He teaches people to be millionaires. That's how he earned the nickname the millionaire school teacher. And he says that the rich have a very different way of thinking about money that anybody can learn. His book, Rich Dad, Poor Dad, has been on the New York Times business bestseller list. आज की डेट में रिच डैड कंपनी एक ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेस है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि ऑथर ने अपने प्रीवियस बिजनेस फेलियर और सक्सेस से बहुत सारे लेसन सीखे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए। अगर ऑथर अपने प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते बाकी लोगों की तरह तो वो शायद ही कभी इतने आगे बढ़ पाते और शायद ही कभी हम ये बुक या रिच डैड पुअर डैड जैसी अमेजिंग बुक पढ़ पाते। तो इस पूरे स्टोरी से ऑथर बस यही कहते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ही आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ेगा। और आपको अमीर बनने के लिए पैसे नहीं चाहिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए। इसलिए हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करो। एंटरप्रेन्योरशिप का भी नंबर 1 रूल यही कहता है कि सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करो और अगर आप सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू जरूर मिलेगा। 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, आपको बहुत सारे पैसे मिल गए। अभी आपको अपना पूरा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो है फाइनेंशियल IQ नंबर 2। हम अगले वीडियो में इसे ही डिस्कस करेंगे। तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।